वेलकम टू द कॉर लॉ क्लासेस। तो आज हम रिटन स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि ऑर्डर 8 में दिया गया। तो रिटन स्टेटमेंट का अगर हम मीनिंग देखें तो सीपीसी में कहीं नहीं बताया गया, लेकिन प्लीडिंग में ऑर्डर 6 जो आपने देखा है, ठीक है, उसमें बताया गया कि प्लीडिंग्स किसे कहते हैं। ठीक है, प्लेंट प्लस रिटन स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, प्लीडिंग कहते हैं। तो प्लेंट क्या होती है, जो प्लेंटिफ के द्वारा फाइल की जाती है एक कंप्लेंट की फॉर्म में सिविल लॉ में, जिसमें वो क्या लिखता है कि जो डिफेंडेंट है उसने उसका राइट ब्रीच किया है, ये कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है और मुझे अब ये रिलीफ चाहिए उससे या मुझे कंपनसेशन चाहिए उससे। तो इसी प्लेंट का जवाब देता है, कौन देता है जवाब, डिफेंडेंट देता है इन फॉर्म ऑफ रिटन स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये एक तरह का जवाब या अपना पक्ष सामने रखा जा रहा है कोर्ट के सामने, प्लेंटिफ के सामने, कि मेरा ये कोई, मैंने इसका राइट कोई ब्रीच नहीं किया है। ठीक है, मेरी ये लाइबिलिटी नहीं बनती है, या अगर ये रिलीफ बनता है तो इतना नहीं बनता, थोड़ा कम बनता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें कोर्ट में लेके आ सकता है। तो अगर कभी किसी ने रिटन स्टेटमेंट देखी है तो रीड किया है, तो उसमें कुछ फैक्ट्स होते हैं जो उसने एडमिट किए होते हैं प्लेंट के, ठीक है, कुछ डिनाई किए होते हैं। जैसे मान लो उसने कहा कि यस आई एडमिट पैरा 1, ठीक है, बट आई डिनाइड कि मैंने इससे इतने पैसे लिए थे। ठीक है, तो इस तरह से लिखा जाता है प्रॉपर आई एडमिट। ठीक है, आई डिनाइड, जो भी चीज़ें वो डिनाई कर रहा है, ठीक है, किस पैरा की, कि मैंने उससे इतने पैसे लिए हैं। पैरा वाइज रिप्लाई करता है वो, प्लेंट का जैसे पैरा लिखा गया, ठीक है, और मान लो उसमें 4 पैराज हैं, ठीक है, तो ये भी 4 डिटेल मीन स्पेसिफिकली क्लियरली बताएगा कि 1 to 3 पैरा सही है या 4 पैरा गलत है। ठीक है, सो ये इस तरह से हम कहते हैं कि ये प्लेंट का रिप्लाई है। ठीक है, उसी फॉर्मेट का रिप्लाई वो एक जो आर्ग्यू कर रहा है एक फॉर्मेट में कर रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर फॉर्मेट में, तो उसको रिटन स्टेटमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम रिटन, जैसे हमने प्लेंट में देखा था, तो रिटन स्टेटमेंट में भी वैसे ही है, पार्टीज का नाम होता है, जो भी आगे रहता है कि वो एडमिट कर रहा है, डिनाई कर रहा है, पैरावाइज रिप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल होते हैं। सबसे पहले हेडिंग होता है। ठीक है, हेडिंग में जो भी कोर्ट का नाम है, JM1 है, ठीक है, वो कोर्ट का सारा है, किस ईयर का, ठीक है, केस आपने लगाया, सूट नंबर, ठीक है, टाइटल, बॉडी, ठीक है, और लास्ट में जो भी रहती है हमारी वेरिफिकेशन, ठीक है, जो सिग्नेचर रहते हैं, यहाँ पे डिफेंडेंट पार्टीज के सिग्नेचर रहने वाले हैं, ठीक है, डिफेंडेंट प्लीडर्स के सिग्नेचर रहने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें रिटन स्टेटमेंट में दी जाती हैं। प्लेंट में प्लेंटिफ और प्लेंटिफ के प्लीडर की, एडवोकेट की, और रिटन स्टेटमेंट में डिफेंडेंट और डिफेंडेंट के एडवोकेट की चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो आगे हम देखें ऑर्डर 8 को डिटेल में, तो प्रोसीजर बताया गया है। तो रिटन स्टेटमेंट, तो रिटन स्टेटमेंट का यहाँ पे मतलब क्या लिखा हुआ है कि ये रिप्लाई है, जवाब है किसका, प्लेंट का, जो प्लेंटिफ ने डाली थी। ठीक है, तो कौन फाइल कर सकता है रिटन स्टेटमेंट, तो रिटन स्टेटमेंट फाइल की जाती है डिफेंडेंट के द्वारा। ठीक है, प्लेंट दायर की जाती है प्लेंटिफ के द्वारा, ठीक है, उसी ने केस स्टार्ट किया है, लेकिन उस चीज़ का जवाब कौन देने वाला है, डिफेंडेंट देने वाला है। ठीक है, या इसके अलावा उसका कोई भी ऑथराइज्ड एजेंट है, ठीक है, वो खुद नहीं आ सकता, वो अपने एजेंट को भेज सकता है। ठीक है, और ये थर्ड पार्टी, मान लो जो स्ट्रेंजर है, वो नहीं होना चाहिए। इट कैन नॉट बी फाइल्ड बाय समवन हु इज नॉट अ पार्टी टू द डिस्प्यूट। ठीक है, वो फाइल नहीं कर सकता है। डिफेंडेंट खुद कर सकता है, उसका एजेंट कर सकता है, ठीक है, प्लीडर आ सकता है कोर्ट में, लेकिन जो बिल्कुल ही स्ट्रेंजर है, जो पार्टी नहीं है डिस्प्यूट की, वो नहीं आ सकता है। अगर मान लो मल्टीपल डिफेंडेंट्स है, मान लो 3 डिफेंडेंट्स हैं, ठीक है, A B C, अगर A भी आ जाता है तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, वो डिफेंडेंट आए और साइन करे, वेरीफाई करे बाकियों के बिहाफ पे, अगर इसको सारे सर्कमस्टांसिस की नॉलेज है, फेमिलियर विद द फैक्ट्स। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो जो B पर्सन है वो मान लो अब्रॉड रहता है, मान लो वो कनाडा रहता है, वो कभी कभी आता है, तो यहाँ पे B के पास प्रॉपर हो सकता है कि नॉलेज ना हो। ठीक है, तो B रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, A या C उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो वो एक कॉमन रिटर्न स्टेटमेंट भी फाइल कर सकते हैं, साइंड बाय ऑल। ठीक है, या फिर उसको वेरीफाई किया जाए एक या दो डिफेंडेंट के द्वारा, ठीक है, जिनको इन फैक्ट्स की नॉलेज है। तो रूल 1 क्या बात करता है, तो रूल 1 हमें बताता है कि रिटर्न स्टेटमेंट कितने दिन में आपको फाइल करनी है। डिफेंडेंट को टाइम पीरियड बताया गया रूल 1 में कि डिफेंडेंट फाइल करेगा रिटर्न स्टेटमेंट विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन। ठीक है, जैसे प्लेंट दायर हुई, ठीक है, प्लेंट के बाद कोर्ट ने समन सर्व किया कि यस ये प्लेंट जेन्युइन है, ठीक है, समन के बाद रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करनी होती है। तो यहाँ पे जो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल की जाएगी विद इन 30 डेज, ठीक है, समन सर्व हो गए, मान लो समन सर्व हो गए हैं 10 मई को, ठीक है, तो अब इसको कितने दिन के अंदर अंदर फाइल करना है, मान लो 10 जून से पहले पहले इसको फाइल करना है। ठीक है, 30 डेज से पहले पहले
इसको रिटर्न स्टेटमेंट अपनी फाइल करनी है। ठीक है, ये 30 डेज कब से आप लेके चलोगे? फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समवन। ठीक है, ना कि फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, तो प्लेंट जब दायर हुई तब से भी नहीं लेके चलने हमने 30 डेज, क्योंकि हो सकता है कि प्लेंट जनवरी में दायर हुई हो। ठीक है, कोर्ट को एनालाइज करते हुए टाइम लग गया हो। ठीक है, जब देखते हुए इंस्पेक्ट करते हुए कि वाकई में ये जेन्युइन कॉज बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, तो जब सम्मन सर्व हुए तब उस वाली डेट से आपने लेके चलना है। 30 डेज से लेके आप क्या करोगे? अपनी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करोगे कोर्ट में। ठीक है, अगर मान लो डिफेंडेंट नहीं फाइल करता है अपनी रिटर्न स्टेटमेंट 30 डेज के बीच बीच, ठीक है, तो फिर क्या किया जा सकता है? कोर्ट फिक्स कर सकता है कोई और दिन। ठीक है, कब फिक्स करेगा? अगर मान लो पार्टी क्या करती है, डिफेंडेंट क्या करता है, एक रीजंस मेंशन कर देता है, रीजंस दिखा देता है कोर्ट को कि वो क्यों नहीं आ पाया। ठीक है, लेकिन ये टाइम पीरियड डिफेंडेंट को मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है? 90 डेज दिए जा सकते हैं। 90 डेज भी कब से? जब से सम्मन सर्व हुआ था तब से। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम लिमिट यहाँ पे बाउंड कर दिया गया है कि 90 डेज के बाद आप नहीं आ पाओगे। ठीक है, 90 डेज के अंदर अंदर डिफेंडेंट को क्या करना पड़ेगा? अपना रिप्लाई देना ही पड़ेगा कोर्ट में। ठीक है, अगर मान लो डिफेंडेंट नहीं आता है 30 डेज के बीच बीच, जो हमने ऊपर टाइम पीरियड देखा है, ठीक है, ही शैल बी अलाउड टू फाइल द रिटर्न स्टेटमेंट। किसी और दिन वो आ सकता है। ठीक है, अगर वो मान लो सेटिस्फाई कर देता है कोर्ट को, ठीक है, और कॉस्ट पे कर देता है कोर्ट में। ठीक है, कि मैं वाकई में उस दिन कोई रीज़न था, ठीक है, कोई अर्जेंसी थी, मैं वहाँ पे फंस गया। ठीक है, तो फिर हो सकता है कि कोर्ट अलाउ करते। लेकिन यहाँ पे भी क्या लिखा गया है? प्रोवाइजो क्या कहती है? बट विच शैल नॉट बी लेटर देन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स। तो यहाँ पे ये 120 दिन का टाइम पीरियड भी बढ़ा दिया गया है। कब बढ़ा दिया गया है? कि अगर आप मान लो कोर्ट को कन्विंस कर देते हो और कोर्ट में पेमेंट जमा करवा देते हो, तो फिर कोर्ट सोच सकता है, फिर आपको कोर्ट 120 डेज का टाइम पीरियड दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 120 डेज भी कब से लेके गिने जाएंगे? ये जो डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन से लेके। अब इसके बाद कोर्ट आपको कोई भी प्रोवाइजो अलाउ नहीं कर रही कि टाइम बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा। ये 120 डेडलाइन है, इसके बाद नहीं आ सकते आप। अगर आप 120 डेज में भी नहीं आते हो तो कोर्ट क्या करता है? आपके राइट को खत्म कर देता है कि आप अब कोर्ट आओगे ही नहीं। मीन्स आपका राइट ही फोरफिट हो गया, खत्म हो गया है कोर्ट में जवाब देने का। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 30 डेज दिया गया। ठीक है, 30 डेज के अंदर नहीं आते हो तो कोर्ट क्या करता है? 60 दिन और बढ़ा देता है, 90 डेज का टाइम पीरियड दे देता है। यहाँ भी कोर्ट अगर कहता है कि अगर आपने कन्विंस कर दिया कोर्ट को, ठीक है, आप नहीं आए और आपने पेमेंट कोर्ट में जमा करवा दी या कॉस्ट जमा करवा दी, ठीक है, तो 120 डेज कोर्ट दे सकता है आपको। ये डिस्क्रिशन है कोर्ट की। ठीक है, ये राइट नहीं है कोई पार्टी का, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिशन रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड है ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होएगा, आपको कोर्ट में जाके मांगना पड़ता है वो टाइम। ठीक है, तो ये हमारा रूल 1 बात करता है। वो आपको बार बार चांस दे रहे हैं कि आप कोर्ट आओ। ठीक है, कोई इनजस्टिस ना हो जाए, आप अपना जवाब दो। ठीक है, कोई एक्स पार्टी ऑर्डर ना दे दें, एक्स पार्टी डिक्री ना दे दें दूसरी पार्टी को सुने बिना। ठीक है, प्रॉपर जस्टिस होना चाहिए। ठीक है, नेचुरल जस्टिस फॉलो करते हैं। तो इस वजह से 30 डेज, 90 डेज और 120 डेज का टाइम पीरियड दिया गया। तो ये हमारा केस है। ठीक है, तो सैलम एडवोकेट ये हमारा लैंडमार्क केस जो क्या बात करता है कि यहाँ पे कोर्ट के पास पावर है, ठीक है, कि वो अपना टाइम पीरियड एक्सटेंड कर सकती है जो सीपीसी में दिया गया है। सिर्फ कोर्ट के पास पावर है। ठीक है, पार्टीज इसको एज राइट लेके नहीं चलेंगी कि 30 डेज में नहीं किया तो चलो मैं 90 डेज में चले जाऊंगा, 90 डेज में नहीं है तो मैं प्रोवाइजो में लिखा 120 डेज में चला जाऊंगा। तो उसको एज मैटर ऑफ राइट लेके नहीं चलोगे। 30 डेज आपके पास मैटर ऑफ राइट है। ठीक है, इसके बाद कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो आपको ये टाइम पीरियड अलाउ करती है या नहीं करती है। ठीक है, तो कोर्ट क्या करेंगे? प्रॉपरली इसको एनालाइज करने के बाद इसको रूटीन मैटर में अगर हम कहें कि रोज, ठीक है, अभी नहीं आया तो अगले 2 महीने में आ जाएगा। ठीक है, अभी नहीं आया फिर नेक्स्ट 4 मंथ में आ जाएगा, अभी तो टाइम बचा है। कोर्ट ऐसे इसको नहीं डील करने वाला है। तो कोर्ट को ध्यान दे के, ठीक है, इसको क्या करना है? इस टाइम को बढ़ाना है। द टाइम कैन बी एक्सटेंडेड ओनली इन एक्सेप्शनली हार्ड केसेस। ठीक है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस हैं, कोर्ट को कन्विंस करो तभी ये आपको मिल सकती है अपॉर्चुनिटी, अदरवाइज नहीं मिल सकती।
तो ये हमारे कुछ केसेस हैं, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट केस है वो क्या बात करता है, तो वो बात करता है कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, इसकी डेफिनेशन के बारे में बताता है कि ये एक रिप्लाई है प्लेंट का, ठीक है, जो कि रिटर्न फॉर्मेट में दिया जा रहा है डिफेंडेंट के द्वारा पैरा वाइज, ठीक है, रिप्लाई दिया जा रहा है पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। तो नेक्स्ट केस है मोहम्मद यूसुफ वर्सेस फैज़ मोहम्मद 2009 का ये केस है। तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि ये जो 30 डेज का टाइम पीरियड है, ठीक है, ये 30 डेज तो एज मैटर ऑफ राइट आप ले सकते हो, प्लस जो इसके साथ 60 दिन और बढ़ जाते हैं, ठीक है, टोटल 90 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या है, जो एक्सटेंशन है, ठीक है, ये टाइम पीरियड जो बढ़ रहा है 90 डेज तक का, क्या ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा? 30 डेज में आपने जमा नहीं करवाई रिटर्न स्टेटमेंट, तो आप 90 डेज में अभी आपके पास है 2 महीने और, ठीक है, तो तब करवा दोगे। तो कोर्ट ने क्या क्लियर किया इसमें कि ये जो 90 डेज, ठीक है, एक्सटेंशन है, या 30 डेज के बाद का टाइम पीरियड है, ठीक है, 31 32, तो वो ऑटोमेटिक नहीं है। कोर्ट को इसको ध्यान से देखना पड़ेगा और अपना जो जुडिशियस माइंड अप्लाई करके देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में कोई रीज़न बनता है इस टाइम को बढ़ाने का या रिटर्न स्टेटमेंट लेने का इस टाइम के बाद कि नहीं, ठीक है। तो इस केस में क्या बात की गई है कि रूल 1 क्या एक प्रोसीजर है, ठीक है, प्रोसीजरल पार्ट यही है, क्योंकि ऑर्डर 8 हमारा प्रोसीजर के बारे में बात करता है, रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट में कैसे फाइल की जाएगी। तो सब्सटेंटिव लॉ का पार्ट नहीं है ये, तो इस वजह से इन प्रोविजंस को रिजिडली नहीं देखना चाहिए। मीन्स इसी वजह से रूल 1 में भी दिया हुआ है 30 डेज नहीं तो 90 डेज, 90 डेज नहीं तो सेटिस्फाई कर दो कोर्ट में, पे कर दो अपनी फीस, तो 120 डेज, ठीक है। तो प्रोसीजरल है ये, ठीक है। तो इस वजह से क्या किया जा रहा है, यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड दिया जा रहा है, इसको आप रिलैक्स कर सकते हो, रिलैक्सेशन दे सकते हो पार्टी को, ठीक है। तो इसके अलावा ये हमारा केस है, यहाँ पे 3 जज बेंच ने क्या डिसीजन दिया है, तो यहाँ पे बात की गई है कि ये जो 90 डेज है, ठीक है, ये मैक्सिमम एक्सटेंट है कि इस टाइम के बाद आप नहीं आ सकते कोर्ट में। लेकिन कोर्ट के पास पावर है, कोर्ट का प्रेरोगेटिव है, ठीक है। हमने देखा है कि कोर्ट ही डिसाइड करेगा, अपना जुडिशियस माइंड अप्लाई करेगा, उसको जस्टिस देना है, नेचुरल जस्टिस फॉलो करना है। तो ये 90 डेज जो हैं सीपीसी में दिए गए हैं रूल 1 में, वो कोर्ट की पावर खत्म नहीं कर रहे हैं। 90 डेज के बियॉन्ड भी अगर कोर्ट को लगता है कि वो एक्सेप्ट करे रिटर्न स्टेटमेंट, उसको लेनी चाहिए, ट्रायल चलना चाहिए, तो वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रूल 1 में दिया गया है वो कोर्ट की पावर को खत्म नहीं कर रहा कि कोर्ट नहीं लेने वाला, ठीक है। पार्टीज को रोका गया कि आप नहीं आ सकते, ठीक है। उनको क्या होना चाहिए, एक पीनल प्रोविजन दी गई है उनके लिए कि आप नहीं अपना डिफेंस लेके आ पाओगे, लेकिन कोर्ट क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है रिटर्न स्टेटमेंट को, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा केस है, द कोर्ट में परमिट अ डिफेंडेंट टू फाइल इज रिटर्न स्टेटमेंट 90 डेज के बाद भी अगर पार्टीज आती है और अपने वो जेन्युइन रीजन है वो शो करती है कोर्ट में, ठीक है, तो वो फिर इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कोर्ट क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है रिटर्न स्टेटमेंट को 90 डेज के बाद भी। तो रूल 1 ने क्या बात करता है कि डिफेंडेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वो रिलाई करेगा, उसका जो डिफेंस रहने वाला है, ठीक है, वो रिटर्न स्टेटमेंट में प्रॉपर मेंशन करेगा, लिस्ट बनाएगा, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स को वो ओरिजिनली प्रोड्यूस करेगा कोर्ट में, ताकि जब ट्रायल की स्टेज आए एविडेंस में वो उन सारी चीज़ों को यूज़ कर सके, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे प्लेंट में लिखा गया था ऑर्डर 7 में, कि प्लेंटिव क्या करेगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रिलाई करने वाला है वो कोर्ट में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बना के सबमिट करेगा और ओरिजिनल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। लेकिन वो सारी चीज़ें प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मान लो जो क्या हो सकता है एक्सेप्शनली ली जाती है, मान लो सीक्रेसी का जो मैटर है वो कोर्ट में नहीं जमा करवाने की ज़रूरत, अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें ओरिजिनल भी देनी पड़ती हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी यही बात की गई है। रूल टू क्या बात करता है कि जो भी नए फैक्ट्स होने वाले हैं, ठीक है, डिफेंडेंट क्या करेगा, उन सबको रिटर्न स्टेटमेंट में मेंशन करेगा। जैसे मान लो हमने देखा है कि ये जो प्लेंट है, ठीक है, प्लेंट में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं कि वो अग्री कर रहा है, ठीक है, डिफेंडेंट कुछ चीज़ें या डिनाई कर रहा है कुछ चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें का उसको रिप्लाई करना होता है। लेकिन हो सकता है इन 4 पॉइंट्स के अलावा भी कई और चीज़ें हों, ठीक है, वो चीज़ें डिफेंडेंट लिख सकता है, मेंशन कर सकता है। कौन सी चीज़ें मेंशन कर सकता है, डिफेंडेंट मस्ट ट्रेस बाय हिज प्लीडिंग ऑल मैटर्स विच शो द सूट इज नॉट मेंटेनेबल, ठीक है। डिफेंडेंट क्या शो कर सकता है कि ये जो सूट है वो मेंटेनेबल ही नहीं है, ठीक है। मान लो इसका लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया, या मान लो माइनर के अगेंस्ट है, ठीक है, या मान लो फ्रॉडुलेंट तरीके से किया गया, कुछ भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मेंशन करेगा इनको डिनाई करने के बाद। तो इसके साथ और क्या चीज़ कि ये सूट ही मेंटेनेबल नहीं है, ठीक है, वो मेंशन करेगा। और ये जो ट्रांजैक्शन है, ठीक है, वॉइड है या वॉइडेबल है इन पॉइंट ऑफ लॉ,
मीन सेम ट्रांजैक्शन, ठीक है, जब ये साइन हुआ था, ठीक है, तब ये वॉइड था, ठीक है, फ्रॉडुलेंट तरीके से कंसेंट ली गई, ओरिजिनल अप्लाई किया गया, ठीक है, एंड्यू इन्फ्लुएंस था, किसी भी चीज़ को जिसको लॉ वॉइड या वॉइडेबल मानती है वो उसने प्रूव कर दिया, वो भी इसको मेंशन कर सकता है यहाँ पे। एंड ऑल सच ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस एज इफ नॉट रेज्ड वुड बी लाइकली टू टेक द ऑपोजिट पार्टी बाय सरप्राइज। या इसके अलावा उसने कहा कि ये वाली चीज़ भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है, या ताकि अगर मान लो वो एविडेंस स्टेज पे या फिर मान लो एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज वो तब ये चीज़ को लेके आया, तो दूसरी पार्टी को क्या कह सकते हैं कि ऐसे लग सकता है कि ये तो बिल्कुल नई चीज़ है, ये तो मेरी ट्रांजैक्शन का पार्ट थी ही नहीं, मैंने तो प्लेन में लिखा ही नहीं था, अब ये इसको क्यों लेके आया। तो इस वजह से वो जो भी चीज़ें हैं वो पहले ही लिख देगा रिटन स्टेटमेंट में, ठीक है, इन चीज़ों का रिप्लाई भी लिख देगा, प्लस जो भी चीज़ें उसको क्लेम करनी है मान लो, ठीक है, या जो जो चीज़ें वैसे हुई नहीं थी, ठीक है, जो प्लेंटिफ ने बताया या वो किसी और तरीके से हुई थी, ठीक है, तो वो चीज़ें मेंशन कर सकता है। और वुड रेज इश्यूज ऑफ फैक्ट नॉट राइजिंग आउट ऑफ द प्लेंट। और इसके अलावा क्या है, जो चीज़ें प्लेंट में मेंशन नहीं है या कोई भी और चीज़ें, जैसे मान लो कोई भी फ्रॉड की हुआ है, ठीक है, या लिमिटेशन पीरियड नहीं मतलब एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, रिलीज को लेके है, पेमेंट को लेके है, परफॉर्मेंस को लेके है, ठीक है, या मान लो प्लेंटिफ ने नहीं परफॉर्म किया था, और फैक्ट शोइंग इलीगैलिटी, ठीक है, ये जो हमने ऊपर बात की है, तो कोई भी चीज़ अगर प्लेंट से हटके है, ठीक है, तो वो भी चीज़ें वो मेंशन कर सकता है। एक रिप्लाई भी प्लेंट का वो फाइल कर सकता है, प्लस वो जो चीज़ें नहीं लेके आना चाहता है जो हमने देखी है, ठीक है, जो ट्रांजैक्शन का पार्ट थी उस टाइम, ठीक है, लेकिन वो सही नहीं है, तो वो भी मेंशन कर सकता है, ठीक है, तो वो अपने डिफेंस में प्रॉपर लिखेगा ताकि फ्यूचर में दूसरी पार्टी को नॉलेज रहे कि उसने क्या आंसर देना है इस चीज़ का। तो रूल 3 क्या बात करता है, तो रूल 3 हमारा ये डिनाइल्स के बारे में बात करते हैं, रूल 3 4 एंड 5। तो डिनाइल क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, जैसे हमने कहा ना कि जो डिफेंडेंट होता है वो एडमिट करता है, आई एडमिट पैरा 1 बट आई डिनाइड पैरा 2 टू 3, ठीक है, कि मैंने इससे 10,000 रुपए लिए ही नहीं थे, ठीक है, तो जो डिनाइल होना चाहिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक कैसे होना चाहिए, जैसे हमने कहा ये प्लेट के 4 जो पैराज हैं, ठीक है, स्पेसिफिक, ये पैरा वो मान रहा है, ये पैरा वो नहीं मान रहा है, ये पैरा वो पार्शियल मान रहा है, जैसे भी, ठीक है, तो वो एक स्पेसिफिक तरीके से स्पेसिफिकली अलग अलग तरीके से उसको रिप्लाई करने वाला है, ठीक है। डिफेंडेंट मस्ट डील स्पेसिफिकली विद ईच एलिगेशन, जो भी उसके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, ठीक है, जो भी फैक्ट्स की बात की गई है वो हर एक पैरा का रिप्लाई करेगा। रूल 4 इवेसिव डिनाइल इन रिटन स्टेटमेंट। इवेसिव डिनाइल क्या होता है, इवेसिव डिनाइल का मतलब होता है ना तो समझ लग रही है कि वो एडमिट कर रहा है, ना पता लग रहा है वो डिनाई कर रहा है, मीन्स डिनाई कर रहा है लेकिन वो जैसे कह सकते हैं कि लाउडली डिनाई नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो डिनाइल अलाउड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर डिनाई करना है, ठीक है, वो क्या करे, एक्सप्रेसली डिनाई करे, स्पेसिफिकली डिनाई करे कि कोर्ट को क्लियर पता चले कि आप एक्चुअल में उस चीज़ को मना कर रहे हो। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं हम कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अगर मान लो ए क्या क्लेम कर रहा है कि बी ने मुझसे पैसे लिए हैं, ठीक है, कितने पैसे लिए हैं, 10,000 रुपये लिए हैं, ठीक है, कब लिए हैं, इसने 10 मई को लिए हैं, ठीक है, 2025 को। लेकिन बी क्या कह रहा है कि ये झूठ बोल रहा है, मैंने इससे 10,000 रुपये 10 मई को नहीं लिए, ठीक है, ये मैं डिनाई करता हूँ कि मैंने पैसे 10 मई को नहीं लिए। तो यहाँ पे कोर्ट को क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, कि कौन सा अमाउंट 10,000 अगर इस डेट को नहीं लिया, ठीक है, वो डिनाई कर सकता है कि मैंने इस डेट को इतना अमाउंट नहीं लिया है, ठीक है, जो भी स्टेट किया जा रहा है वो गलत है, ठीक है, वो कह रहा है अमाउंट तो लिया लेकिन मैंने इस तारीख को नहीं लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे ये इवेसिव डिनाइल है, ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एडमिट कर रहे हो, क्या एडमिट कर रहे हो कि आपने पैसे लिए हैं, 10 मई को नहीं लिए लेकिन आपने 5 मई को लिए हैं, ठीक है, या किसी अदर डेट को लिए हैं, तो ऐसा इवेसिव डिनाइल नहीं होना चाहिए, ठीक है, पॉइंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर ही आपने आंसर देना, ठीक है। तो रूल 5 हमारा क्या बात करता है कि स्पेसिफिक डिनाइल होना चाहिए। स्पेसिफिक जैसे हमने कहा कि स्पेसिफिक आपको लिखा हो रिटर्न स्टेटमेंट में, ठीक है, डिनाइल टू बी स्पेसिफिक इन रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है, जो क्या दिखाए कि जो भी चीज़ें आप प्लेंटिफ मांग रहा था वो गलत है, ग्राउंड्स अलेज्ड बाय प्लेंटिफ, ठीक है। और जो यहाँ पे रूल 5 है स्पेसिफिक डिनाइल की बात कर रहा है कि इवेसिव अगर डिनाइल किया उसने तो उसको एडमिशन माना जाएगा, ठीक है, तो इस वजह से ज़रूरी है कि आप खुद एक्सप्रेसली लिखो कि हाँ एक्चुअल में मैंने ये सारे पैसे उससे नहीं लिए थे, ठीक है, उस डेट को भी नहीं लिए, मैंने कभी भी नहीं लिए, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करता ऐसा अमाउंट कोई दुनिया में, ठीक है, तो स्पेसिफिक होना चाहिए, इवेसिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज क्या माना जाएगा, डीम्ड एडमिशन, ठीक है। रूल 6, तो रूल 6 हमारा क्या बात करता है, सेट ऑफ टू बी गिवन इन रिटर्न स्टेटमेंट। तो सेट ऑफ के बारे में बात करता है। तो सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ जैसे इसका लिटरल मीनिंग अगर देखें हम,
कि किसी चीज़ को सेट ऑफ करना, ठीक है, कोई अमाउंट को सेट ऑफ करना। तो ये सेट ऑफ हमारा किस चीज़ को लेके है, तो मनी सूट्स को लेके ही होता है, कोई अमाउंट को सेट ऑफ करना है, ठीक है, या एडजस्ट करना है, कोई एडजस्टमेंट करनी है किसी चीज़ में। तो यहाँ पे क्या है कि एग्जाम्पल है कि ए क्या कह रहा है, मैंने बी से पैसे लेने हैं 20,000 रुपीज़, ठीक है, इसने अपनी प्लेट में लिख दिया, ठीक है, कि मैंने 10 मई को इसको पैसे दिए थे, ठीक है, 2025 को, और इसने मेरे पैसे वापस करने हैं। तो यहाँ पे बी क्या कह रहा है कि यस, इसने मुझे 10 मई को पैसे दिए थे, 20,000 रुपये दिए थे, लेकिन इसने क्या किया था 5 मई को, ठीक है, हमने क्या किया था, हमने पिज़्ज़ा पार्टी की थी, ठीक है, तो जहाँ पे इसने मुझे क्या कहा था कि तुम मेरे अभी पे कर दो, ठीक है, मैं बाद में तुम्हें दे दूंगा। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा पार्टी की कॉस्ट कितनी थी, ठीक है, काफ़ी महंगी पिज़्ज़ा पार्टी की, 10,000 की। तो यहाँ पे इसने एक ही पिज़्ज़ा पार्टी की क्या किया, पैसे पे कर दिए। तो यहाँ पे अब बी क्या कहेगा कि उस अमाउंट को छोड़ो, अब आप इस अमाउंट की बात करो, ठीक है, इसने मेरे 10,000 देने हैं। तो कोर्ट भी क्या करेगा कि ये जो अमाउंट है ये आपका 10,000 जो पेंडिंग है बी के लिए आपने इसको देना है, उसको हम सेट ऑफ कर देते हैं। मीन्स अब हम सिर्फ डिसाइड करेंगे 10,000 के ऊपर, मीन्स 10,000 तो आपने देना है, तो बचा कौन सा 10,000। तो 10,000 को लेके अब क्या होने वाला है, ट्रायल चलने वाला है कोर्ट में, ठीक है, उस चीज़ को लेके अब ये रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा, ठीक है। तो ये डिफेंडेंट के पास हम कह सकते हैं कि जैसे हमने कहा कि न्यू फैक्ट्स वो प्लीड कर सकता है, यस वो कर सकता है, तो वो कह सकता है कि इस अमाउंट को सेट ऑफ किया जाए, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो सूट कोई रिकवरी ऑफ मनी को लेके है, ठीक है, डिफेंडेंट क्या कर सकता है, सेट ऑफ कर सकता है प्लेंटिव की डिमांड, मीन्स जो डिफेंडेंट प्लेंटिव की क्लेम है, ठीक है, तो उस चीज़ को लेके एनी अजर्टेंट सम ऑफ मनी, अजर्टेंट सम मीन्स जो एग्जैक्ट अमाउंट पता है, ठीक है, मीन्स कोई अप्रोक्सीमेटली अमाउंट नहीं है, मीन्स जो निश्चित अमाउंट है, जो अमाउंट प्रेजेंट है उस टाइम, ठीक है। तो अजर्टेंट सम ऑफ मनी लीगली रिकवरेबल बाय हिम फ्रॉम द प्लेंटिफ, जिसके लिए वो लीगली एंटाइटल्ड है ना पिज़्ज़ा पार्टी की, और उसने कहा मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है, उससे पैसे लेके पिज़्ज़ा पार्टी की, या उसने उसका बिल पे किया, तो लीगली रिकवरेबल है, यस लीगली रिकवरेबल है, ठीक है। और ये कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में भी आ रहा है, मीन्स डज नॉट एक्सीड द पेक्यूनियरी लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। तो both parties fill the same character as they fill in the plaintiff suit. The defendant may at the first hearing of the suit but not up. तो यहाँ पे कब सेट ऑफ का क्वेश्चन लेके आया जा सकता है, पहली हियरिंग पे लेके आएगा, मीन्स जैसे रिटर्न स्टेटमेंट अपनी सबमिट करवाएगा उसी हियरिंग पे ये वाला क्वेश्चन वो लेके आने वाला है, बट इसके बाद नहीं, रिटर्न स्टेटमेंट के बाद नहीं, ठीक है, अनलेस परमिटेड बाय द कोर्ट प्रेजेंट्स अ रिटर्न स्टेटमेंट कंटेनिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ द डेट सॉट टू बी सेट ऑफ। यहाँ इसके बाद अगर आता है तो कोर्ट की परमिशन चाहिए आपको। तो इसके अगर एसेंशियल्स की बात करें तो कब कब जाया जा सकता है सॉर्ट ऑफ में, तो अगर मान लो सूट है मनी की रिकवरी को लेके, पैसों से रिलेटेड है, ठीक है, मैंने इसको 1 लाख देना है, 10 लाख देना है, ठीक है, या मैंने इससे कितने पैसे और लेने हैं, मीन्स पैसों से डील कर रही है जो चीज़, इट मस्ट बी फिक्स्ड एज सर्टेन सम, निश्चित अमाउंट है, ठीक है, मीन्स 1 लाख पता है, ठीक है, पूरा आपके पास रिकॉर्ड है कि इतना आपने दिया है, ठीक है, वो वाला सम नहीं कि जिसका पता ही नहीं है, ठीक है, जैसे हमने कहा मैंने इस डेट को पिज़्ज़ा पार्टी की थी, ठीक है, नेक्स्ट डेट को पास्ता पार्टी की थी, ये किया था, लेकिन रिकॉर्ड मेरे पास कोई नहीं, अजर्टेंट सम ऑफ मनी, ठीक है, मेरे पास कोई स्लिप है, कोई ट्रांजैक्शन है, कोई जीपे है, ठीक है, और वो सम क्या होना चाहिए, लीगली रिकवरेबल सम, जिसको डिफेंडेंट क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है, ठीक है, रिकवर्ड बाय डिफेंडेंट फ्रॉम प्लेंटिफ और ऑल प्लेंटिफ्स, वो एक प्लेंटिफ से रिकवर कर सकता है या सारे प्लेंटिफ से रिकवर कर सकता है, एक से ज़्यादा प्लेंटिफ्स हैं तो उनसे भी रिकवर कर सकता है। इसके अलावा अगर मान लो सेट ऑफ क्या प्लेंटिफ भी करवा सकता है, यस प्लेंटिफ भी करवा सकता है सेट ऑफ, ठीक है, वो कैसे करवाएगा, जैसे मान लो ए खुद ही कह रहा कि मैंने इसको 20,000 रुपए दिए थे, ठीक है, बी को कहो, बी ने 20,000 की बात नहीं कर रहे हैं हम, कितने की बात कर रहे हैं कि मैंने इससे पिज़्ज़ा पार्टी के लिए 10,000 लिए थे, तो ये 10,000 क्या करे मेरे को पे करते, ठीक है, मैं पुराना वाला सेट ऑफ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे प्लेंटिफ भी रिकवर कर सकता है डिफेंडेंट से या डिफेंडेंट से, सारे डिफेंडेंट से, ठीक है, पेक्यूनियर लिमिट के अंदर अंदर आ रहा है कोर्ट की, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, पार्टी ज़्यादा महंगी होगी, ठीक है, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है 50,000 तक का सूट सुनने की, पार्टी आपकी 1 लाख तक की होगी, ठीक है, तो यहाँ पे फिर कोर्ट की पेक्यूनियर जुरिस्डिक्शन से बढ़ गया मैटर, तो वो उस कोर्ट में जाएगा जो प्रॉपर कोर्ट है, तो यहाँ पे नहीं वो देखने वाला मैटर, ठीक है, यहाँ पे अगर 10,000 की बात है तो फिर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आ ही रहा है, ठीक है, बोथ पार्टीज मस्ट बी इन सेम लीगल करेक्टर एज इन प्लेंटिव सूट, तो यहाँ पे दोनों पार्टीज के पास अब दोनों पार्टीज लाइबल है, ठीक है, दोनों पार्टीज की लाइबिलिटी बनती है, ठीक है, तो हम ये नहीं कहने वाले कि एक पार्टी को क्लेम मिलेगा, तो दोनों पार्टी सेम सिचुएशन में है, ठीक है, दोनों लाइबल सिचुएशन में ही है, दोनों ने एक दूसरे को कोई ना कोई चीज़ देनी ही है, पैसे देने ही है,
इट मस्ट बी प्लीडेड एट फर्स्ट हियरिंग ऑफ सूट, तो ये पहली स्टेज पे ही होना चाहिए। उसके बाद मींस जब जैसे ही हमारा सूट स्टार्ट हो गया उसके बाद यहाँ पे आप इस चीज़ को नहीं लेके आ सकते, ठीक है। तो सेट ऑफ आपको एज क्विकली एज पॉसिबल, ठीक है, जल्दी से जल्दी इसको करवाना पड़ेगा, बाद में आप नहीं करवा पाओगे, ठीक है। तो सेट ऑफ की अगर हम कहें कि इसको क्लासिफाई किया गया है, एक होता है लीगल सेट ऑफ, एक होता है इक्विटेबल सेट ऑफ। तो लीगल सेट ऑफ क्या होता है, जो ऑर्डर 8 हमारा बात कर रहा है, ठीक है। लीगल सेट ऑफ में क्या है, जो एक सर्टेन फिक्स सम ऑफ मनी है, ठीक है, अ सर्टेन फिक्स सम ऑफ मनी है, उसको आप लेके जा रहे हो कोर्ट में, ठीक है, आप कोर्ट में दिखा रहे हो, ठीक है, ये देखो हमारी जो भी स्लिप है, ठीक है, या मेरी जो ट्रांजेक्शन्स देखो कि इस बंदे की लाइबिलिटी बन रही है, ठीक है, तो वो होता है हमारा लीगल सेट ऑफ। तो इसको आप लीगली रिकवरेबल, ये लीगल रिकवरेबल अमाउंट है, ठीक है, लीगली रिकवरेबल अमाउंट, तो इसको आप रिकवर कर सकते हो ऑर्डर 8 में, ठीक है, और इसके ऊपर लिमिटेशन लॉ भी अप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है लीगल सेट ऑफ, नाम से पता चल रहा है जिसके ऊपर लॉ अप्लाई करता है। तो इक्विटेबल सेट ऑफ क्या होता है, तो इक्विटेबल सेट ऑफ का मतलब होता है, जैसे हमने कहा कि कोर्ट्स ऑफ इक्विटी थी जो इंग्लैंड में, ठीक है, मींस जो चीज़ जस्ट है, ठीक है, जो मौके पे देखी जा रही है कि ये चीज़ होनी चाहिए जस्टिस देने के लिए, बेस्ड ऑन जस्टिस इक्विटी गुड कंसाइंस, ठीक है, तो वो होता है इक्विटेबल सेट ऑफ, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि हमारे पास फिक्स सम नहीं है, लेकिन कोर्ट को क्या लग रहा है इक्विटेबल माइंड अप्लाई करके कि ये चीज़ भी वाकई में डिफेंडेंट का बहुत नुकसान हुआ है, प्लेंटिफ का नेचर ही ऐसा है कि वो पैसे ले लेके उससे जाता था, ठीक है, कोई नहीं इसका भला कर देते हैं अगर डिफेंडेंट के पास नहीं रिकॉर्ड है तो, ठीक है। तो ये रहता है इक्विटेबल सेट ऑफ, लेकिन हमारे इंडिया में हमारी सीपीसी में हम ऑर्डर 8 लीगल सेट ऑफ को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो सेट ऑफ दो तरह से हो सकता है, ठीक है, लेकिन लीगल सेट ऑफ ऑर्डर 20 रूल 19 क्लॉज 13 है, ठीक है, रूल 20 रूल 19 क्लॉज 30, सॉरी रूल 9 क्लॉज 19 क्लॉज 3, 30 तो है ही नहीं, रूल 19 क्लॉज 3, ठीक है। तो इसके ऊपर हमारा लीगल सेट ऑफ और इक्विटेबल सेट ऑफ दोनों अप्लाई करेंगे ये प्रिंसिपल्स, ठीक है। ये हमारा केस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि ऑर्डर 8 में इक्विटेबल सेट ऑफ को कवर नहीं किया गया है, ठीक है। तो अगर मान लो आपको ऑर्डर 8 में जाना है तो आप सिर्फ लीगल सेट ऑफ के लिए जा सकते हो, ठीक है, इक्विटेबल सेट ऑफ के लिए नहीं जा सकते। अगर मान लो इक्विटेबल सेट ऑफ के लिए जाना है तो उसके लिए हमारा ऑर्डर 20 रूल 19 क्लॉज 3 है, तो उसके लिए आप वहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। तो काउंटर क्लेम की अगर हम बात करें तो काउंटर क्लेम क्या है, तो काउंटर क्लेम का मतलब होता है काउंटर करना, ठीक है, कि आप मुझसे क्या मांग रहे हो, ठीक है, क्लेम क्लेम तो मेरा बनता है, आपने क्लेम को क्या कर दिया, काउंटर कर दिया, उसको रोक लिया, ठीक है, कि किधर भाई किधर मुंह उठा के जा रहे हो, ठीक है, आपने मेरे पैसे वापस करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेंटिफ ने क्या किया है, प्लेंटिफ ने क्लेम लिखा है, ठीक है, कि बी पर्सन ने मेरा ब्रीच किया है, ठीक है, तो मेरा ये रिलीफ बनता है, इतना कंपनसेशन बनता है। तो डिफेंडेंट क्या करता है, डिफेंडेंट उसको काउंटर कर रहा है कि तुम ये कह रहे हो ब्रीच किया है, मैंने ब्रीच किस वजह से किया, क्योंकि तुमने मुझसे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो गलत तरीके से साइन करवाया, ठीक है, या मुझे जो फैक्ट्स थे वो क्या किए हैं, हाइड करके या डिसीव करके मुझे कोई भी चीज़ को साइन करवाया और मुझे वो डिस्क्लोज भी नहीं की, तो इस वजह से मैंने ब्रीच किया था। तो क्लेम तुम्हारा नहीं, क्लेम मेरा बनता है, क्योंकि नुकसान मेरा हुआ है, ठीक है, उस वजह से मेरा वो प्रोजेक्ट रुक गया या मुझे बहुत बेनिफिट होना था। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, डिफेंडेंट के द्वारा काउंटर किया जा रहा है, ठीक है। तो काउंटर क्लेम एक फ्रेश सूट है, ठीक है, किसके द्वारा फ्रेश सूट है, तो ये फ्रेश सूट है हमारे डिफेंडेंट के द्वारा। प्लेंट में क्या था, प्लेंट में प्लेंटिफ का फर्स्ट सूट होता है, ठीक है, प्लेंट ही सूट को स्टार्ट करती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो काउंटर क्लेम है एक फ्रेश सूट है, ठीक है, मींस कंटिन्यूएंस नहीं है, लेकिन एक फ्रेश सूट है बाय दी डिफेंडेंट, ठीक है। तो डिफेंडेंट क्या कहता है कि तुम मेरे अगेंस्ट क्या सूट डालोगे, मैं तुम्हारे अगेंस्ट सूट डाल रहा हूँ, ठीक है। तो Rule 6A counterclaim by defendant. A defendant in a suit may, in addition to his right of pleading, a set off under Rule 6 set up by way of counterclaim against the claim of plaintiff. तो यहाँ पे वो plaintiff की claim के against डाल रहा है, ठीक है, any right or claim in respect of a cause of action accruing to the defendant against the plaintiff. तो यहाँ पे जिस cause of action की ये बात कर रहा है, ठीक है, उसका नुकसान डिफेंडेंट को ज़्यादा उठाना पड़ा है मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो काउंटर क्लेम की बात वो कब करेगा, either before or after filing of the suit but before the defendant has delivered his defense, means written statement देने से पहले पहले वो काउंटर क्लेम की बात करने वाला है,
ठीक है, या फिर मान लो बिफोर द टाइम लिमिटेड फॉर डिलीवरिंग हिज डिफेंस हैज़ एक्सपायर्ड, या फिर जैसे हमने कहा ना कि रिटन स्टेटमेंट सबमिट करने का टाइम है 90 डेज, ठीक है, 30 डेज, 120 डेज, कितना टाइम है, ठीक है, वो अगर टाइम एक्सपायर हो गया तो फिर आप काउंटर क्लेम की बात नहीं करोगे। उस टाइम का को एक्सपायर मींस मान लो अगर रिटन स्टेटमेंट आपने फाइल कर भी दी है लेकिन अभी पेंडिंग है, टाइम पीरियड आपके पास है, ठीक है, अभी 10 दिन पड़े हैं, तो भी आप क्या कर सकते हो, काउंटर क्लेम को फाइल कर सकते हो, ठीक है, वेदर सच काउंटर क्लेम इज इन द नेचर ऑफ अ क्लेम फॉर डैमेजेस और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डैमेजेस को लेके हो, मनी सूट को लेके हो, तो वो किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, ठीक है। सच काउंटर क्लेम शैल नॉट एक्सीड, तो यहाँ पे भी लिखा गया है कि कोर्ट की पेक्यूनियर जुरिस्डिक्शन में आना चाहिए, ठीक है, मींस काउंटर क्लेम की कलेक्टिव वैल्यू अगर हम कहें कि प्लेंटिफ ने ब्रीच किया है उसका, ठीक है, जिस वजह से उसको नुकसान उठाना पड़ा 50,000 का, और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में मैक्सिमम 50,000 तक की है, ठीक है, तो वो सुन सकता है, अदरवाइज वो नहीं सुन सकता है, ठीक है, वही वाला कोर्ट। तो अगर मान लो 1 लाख तक बन जाता है काउंटर क्लेम, ठीक है, प्लेंटिफ ने डाला था, वो उसने तो डाला था 20,000 का, ठीक है, वो तो आ रहा था कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में, लेकिन यहाँ पे काउंटर क्लेम 1 लाख का बढ़ रहा है तो वो उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे काउंटर क्लेम का अगर हम कहें तो इसको कैसे ट्रीट किया जाता है, जैसे हमने कहा ये फ्रेश सूट है तो इट हैज़ द सेम इफेक्ट एज अ क्रॉस सूट, ठीक है, क्रॉस सूट है मीन्स एक तरफ से प्लेंटिफ मांग रहा है, दूसरी तरफ से डिफेंडेंट मांग रहा है, ठीक है, एक प्लेंटिफ की तरफ से फर्स्ट सूट है, दूसरा डिफेंडेंट की तरफ से फ्रेश सूट अलग है, सो एज टू एनेबल द कोर्ट टू प्रोनाउंस अ फाइनल जजमेंट इन द सेम सूट बोथ ऑन द ओरिजिनल क्लेम एंड द काउंटर क्लेम। तो यहाँ पे दो चीज़ों के ऊपर कोर्ट जजमेंट देगा, ठीक है, एक तो जो ओरिजिनल क्लेम है जो प्लेंटिफ के द्वारा फाइल किया गया उसके ऊपर, और दूसरा जो डिफेंडेंट ने काउंटर क्लेम मांगी है उसके ऊपर, ठीक है। ये जो सीसीसी है, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है काउंटर क्लेम। तो ये कोर्ट इन दोनों के ऊपर क्या करने वाली है, जजमेंट पास करने वाली है, दोनों को एक डिफरेंट सूट्स लेके ट्रीट किया जाएगा, दोनों के ऊपर जजमेंट आएगी। द प्लेंटिफ शैल बी एट लिबर्टी टू फाइल रिटन स्टेटमेंट इन आंसर टू द काउंटर क्लेम। तो यहाँ पे रिटन स्टेटमेंट काउंटर क्लेम की यहाँ पे नेचर चेंज हो गया, ठीक है, तख्ता पलट गया, मींस अब यहाँ पे डिफेंडेंट की पोजीशन पे कौन खड़ गया है आके, प्लेंटिफ। तो प्लेंटिफ रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा, प्लेंटिफ आंसर करेगा काउंटर क्लेम का कि डिफेंडेंट का, ठीक है, कि मैंने इसको फ्रॉड से नहीं साइन करवाया था, ठीक है, या फिर जो जो भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें मेंशन करेगा। द काउंटर क्लेम शैल बी ट्रीटेड एज अ प्लेंट, इसको प्लेंट ही मान के चलेंगे और वो सेम रूल्स अप्लाई करेंगे प्लेंट वाले, ठीक है, ऑर्डर 7 वाले। तो ये हमारे कुछ केस लॉज हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि अगर मान लो मेंटेनेंस का सूट दायर किया गया है हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में सेक्शन 18 में वाइफ के द्वारा, तो यहाँ पे लिखा गया है कि हस्बैंड क्या कर सकता है, हिंदू मैरिज एक्ट में वो डिवोर्स के लिए भी फाइल कर सकता है, मीन्स यहाँ पे डिफेंडेंट जो हस्बैंड रहता है वो क्या कह सकता है, वाइफ ने मेंटेनेंस का सूट डाला तो हस्बैंड डिवोर्स का सूट डाल सकता है, ठीक है, काउंटर क्लेम डाल सकता है वो। तो इस केस में ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए गए हैं काउंटर क्लेम के, कि काउंटर क्लेम क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है सीपीसी में, तो ताकि जो हमारे जो केसेस हैं पेंडेंसी है वो कम हो, ठीक है, कोई हम अलग नया सूट लेके कोर्ट में ना जाएं, ठीक है, जो सेम सूट है उसी में ही काउंटर क्लेम सेट ऑफ ये सारी चीज़ें वहीं पे ही डिसाइड हो जाए, ठीक है। तो उसी सूट में कोर्ट क्या कर सकती है, दो तरह की जजमेंट पास कर सकती है दो चीज़ों को लेके, ठीक है। तो इस वजह से इस प्रिंसिपल को लेके आने का ये जो हमारी जो आइडियोलॉजी रही थी ये थी। इसके अलावा काउंटर क्लेम के ऊपर क्या अप्लाई करेगा, लिमिटेशन एक्ट, यस अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे हमने अगर हम कहें कि जो टाइम पीरियड है कितने टाइम के बीच बीच आप फाइल कर सकते हो, तो या इसका जो रिप्लाई है वो आपको फाइल करना है, ठीक है, यहाँ क्लेम करना है, तो वो उस डेट से माना जाएगा, प्लेंट की डेट से नहीं माना जाएगा बट फ्रॉम द डेट ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे हमने कहा ना ऑर्डर 7 के प्रिंसिपल्स अप्लाई करेंगे, तो सिमिलरली यहाँ पे भी है, जैसे ही डिफेंडेंट ने अपना क्लेम काउंटर क्लेम लिखा तो उस दिन से लेके अब प्लेंट के मान लो 30 to 90 डेज स्टार्ट होते हैं, उसको उस चीज़ का आंसर करना होता है, ठीक है। तो काउंटर क्लेम इज नॉट लिमिटेड टू मनी सूट्स, ठीक है, सिर्फ मनी सूट को लेके नहीं है, जैसे सेट ऑफ है ना, सेट ऑफ सिर्फ आप मनी मैटर्स में कर सकते हो, लेकिन काउंटर क्लेम आप किसी भी चीज़ को लेके कर सकते हो, ठीक है, आप डैमेजेस को लेके कर सकते हो, जैसे मान लो प्लेंटिफ ने कोई सूट कोई डाला था ओनरशिप को लेके, तो डिफेंडेंट क्या कर सकता है, पोजेशन को लेके भी काउंटर क्लेम कर सकता है, वो डिक्लेरेशन को लेके काउंटर क्लेम कर सकता है, वो इंजंक्शन को लेके काउंटर क्लेम कर सकता है,
या फिर मान लो वो डिमांड फॉर रिसीवर को लेके कर सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को लेके कर सकता है, ठीक है, मनी क्लेम को लेके तो कर ही सकता है, ठीक है, वो किसी चीज़ को लेके भी काउंटर क्लेम कर सकता है। मीन्स सिर्फ कन्फाइन अब मनी क्लेम तक नहीं है जैसे कि सेट ऑफ में है, यहाँ पे दायरा थोड़ा सा बढ़ जाता है काउंटर क्लेम का, ठीक है। तो यहाँ पे काउंटर क्लेम अगर कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया तो क्या माना जाएगा, डीम डिक्री, डिक्री की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो अगर डिक्री की तरह मानते हैं तो अपील भी लाई करती है, अपील ऑल्सो लाइज, ठीक है। तो ये हमारे काउंटर क्लेम के बारे में रहती हैं चीज़ें। तो रूल 6 क्या बात करता है, काउंटर क्लेम टू बी स्टेटेड, ठीक है। जो यहाँ पे आपको स्टेट करना है, ठीक है, जिस भी चीज़ के ऊपर, जिस भी ग्राउंड के ऊपर डिफेंडेंट रिलाई कर रहा है, जैसे हमने कहा पीछे जो भी ग्राउंड्स है उनको लेके वो आ सकता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें वो मेंशन करेगा, सपोर्टिंग अ राइट ऑफ काउंटर क्लेम, ठीक है, वो सारी चीज़ें लिखेगा जो क्या उसको बढ़ावा दे रही है काउंटर क्लेम फाइल करने के लिए, ठीक है। रूल 6C, जैसे मान लो कोई डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर वो रिलाई कर रहा है, वो अटैच करेगा उसके साथ, ठीक है, काउंटर क्लेम में। एक्सक्लूजन ऑफ काउंटर क्लेम, तो यहाँ पे अगर मान लो काउंटर क्लेम डाला गया डिफेंडेंट के द्वारा एंड प्लेंटिफ कंटेंट्स दैट द क्लेम देयर बाय रेज्ड और नॉट टू बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ काउंटर क्लेम बट इन एंड, यहाँ पे प्लेंटिफ को क्या लगता है कि काउंटर क्लेम में नहीं डालना चाहिए इस पॉइंट को डिफेंडेंट को, लेकिन कोर्ट में वो कहता है कि इसको आप काउंटर क्लेम में ना ट्रीट करके आप इसको अलग सूट में ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ही डिफरेंट है, ठीक है, कि मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 10 मई के बारे में और ये बातें कर रहा है कोई जून, जून नहीं, मई से पहले कौन सा मंथ आता है, अप्रैल के बारे में, ठीक है, फेब के बारे में, मार्च के बारे में। तो यहाँ पे द प्लेंटिफ में एट एनी टाइम बिफोर इश्यूज आर सेटल्ड, अभी इश्यूज फ्रेम नहीं हुए, इन रिलेशन टू द काउंटर क्लेम, तो वो क्या कर सकता है, एप्लीकेशन लगा सकता है कोर्ट में फॉर एन ऑर्डर दैट सच काउंटर क्लेम में बी एक्सक्लूडेड, कि मेरी प्लेट को ये भी डिसाइड किया जाए, इसके काउंटर क्लेम को बाहर रखा जाए, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है, डिफरेंट सनेरियो की बात करती है, डिफरेंट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो वो मान लो जैसे हमने कहा कि ये मनी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वो जो बात कर रहा है परफॉर्मेंस की बात कर रहा है, ठीक है, तो वो दोनों चीज़ें टोटली डिफरेंट है। एंड द कोर्ट में ऑन द हियरिंग ऑफ सच एप्लीकेशन, तो कोर्ट डिसाइड कर सकती है कि ठीक है उसको डिफरेंटली ट्रीट किया जाएगा, तो फिर काउंटर क्लेम को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। रूल 60 इफेक्ट ऑफ डिसकंटिन्यूएंस ऑफ सूट, तो यहाँ पे क्या बात की गई है, अगर डिफेंडेंट मान लो काउंटर क्लेम डालता है, ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट क्या करेगी, जो प्लेंटिफ ने प्लेन डाली थी उसको क्या कर सकती है, प्लेंटिफ के सूट को स्टे कर सकती है, ठीक है, डिसकंटिन्यू कर सकती है या डिसमिस कर सकती है, ठीक है। अगर मान लो प्लेन डिसमिस होगी, सूट डिसमिस हो गया, स्टे हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया, रोक दिया, तो काउंटर क्लेम भी क्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो तो सेम सूट का ही पार्ट थी। तो यहाँ पे काउंटर क्लेम क्या हुई है, वो खत्म नहीं हो रही है, इनके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन इनका जो कहें इफेक्ट है वो इसके ऊपर नहीं पड़ रहा। काउंटर क्लेम में नेवरथलेस बी प्रोसीडेड विद, ठीक है, वो स्टे हुए हैं, वो खत्म हुए हैं, वो डिसमिस हुए हैं, लेकिन काउंटर क्लेम वहीं पे ही है, वो एक फ्रेश सूट है डिफेंडेंट के द्वारा, उसको कोर्ट डिसाइड करेगी। रूल 60 डिफॉल्ट ऑफ प्लेंटिफ टू रिप्लाई टू काउंटर क्लेम, अगर मान लो जैसे हमने कहा कि ऑर्डर 7 की तरह ही है, ठीक है, सेम रूल्स अप्लाई करेंगे प्लेन के। अगर मान लो प्लेंटिफ रिप्लाई नहीं करता काउंटर क्लेम का, जो डिफेंडेंट ने मांगा है, क्लेम मांगा है, तो यहाँ पे फिर कोर्ट क्या कर सकती है, जैसे हमने एक्स पार्टे देखा था ना कि डिफेंडेंट के अगेंस्ट प्रोसीड किया जा सकता है, अगर वो मान लो ऑन टाइम नहीं अपनी रिटन स्टेटमेंट सबमिट करवाएगा या समन का जवाब नहीं देगा, ठीक है, समन्स में हमने देखा था, और इसके लास्ट में हम देखेंगे कि अगर वो रिटन स्टेटमेंट नहीं सबमिट करेगा, तो यहाँ पे भी क्या है, अगर मान लो वो नहीं प्लेंटिव जवाब दे रहा तो उसके अगेंस्ट जजमेंट क्या पास की जा सकती है कोर्ट के द्वारा, ठीक है, बाद में वो नहीं लेके आएगा कि ठीक है इसको सेट असाइड कर दो, ठीक है, उसके अगेंस्ट क्या की जाएगी, जजमेंट पास की जाएगी, जो भी कोर्ट को सही लगेगी। रूल 6 है रिलीफ टू डिफेंडेंट वेयर काउंटर क्लेम सक्सीड्स, यहाँ पे अगर मान लो काउंटर क्लेम को कोर्ट ने मान लिया कि यस, ठीक है, एक्चुअल में वाकई में डिफेंडेंट का ज़्यादा नुकसान हुआ है, ठीक है, प्लेंटिफ की प्लेंटिफ का कोई क्लेम नहीं बनता, रिलीफ नहीं बनता, लेकिन डिफेंडेंट का रिलीफ बनता है, ठीक है, क्योंकि प्लेंटिफ ज़्यादा एक रॉन्ग डूअर है, ठीक है। तो यहाँ पे एनी सूट अ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम इज एस्टेब्लिश्ड, या फिर मान लो प्लेंटिफ ने उसके पैसे देने हैं, ठीक है, या फिर उसकी लाइबिलिटी ज़्यादा है प्लेंटिफ की, तो या फिर क्या किया जाएगा, एंड एनी बैलेंस इज फाउंड ड्यू, या फिर कोई भी पैसा है जो प्लेंटिफ ने देना है डिफेंडेंट का, या कोई डेट है वो देना है, कोर्ट क्या कर सकती है, जजमेंट पास कर सकती है किस चीज़ को लेके, कि वो उसका अमाउंट, वो उसको वो पेमेंट पहले पे करे, ठीक है। रूल 60 रूल्स रिलेटिंग टू रिटन स्टेटमेंट टू अप्लाई, तो यहाँ पे कौन से रूल्स अप्लाई करने वाले हैं, तो यहाँ पे प्लेंटिफ अगर जो भी जवाब देगा, ठीक है,
वो सारी चीज़ें जो रिटन स्टेटमेंट में लिखी गई हैं, जो हमारा ऑर्डर 8 है, वो सारी अप्लाई करेगी प्लेंटिफ के ऊपर, ठीक है। काउंटर क्लेम कैसे गवर्न किया जाएगा, ठीक है। रूल्स रिलेटिंग टू रिटन स्टेटमेंट बाय डिफेंडेंट शैल अप्लाई टू रिटन स्टेटमेंट फाइल्ड इन आंसर टू अ काउंटर क्लेम, ठीक है। प्लेंटिफ के ऊपर सेम यहीं पे अप्लाई करेगा वो। यहाँ पे डिफेंडेंट क्या है, प्लेंटिफ बन जाता है, ठीक है। जो प्लेंटिफ है वो डिफेंडेंट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे काउंटर क्लेम 6A टू 6G तक बात की गई है, और सेट ऑफ कहाँ पे दिया गया है, रूल 6 में दिया गया है। तो ये जो क्रॉस सूट्स हैं, ठीक है, मींस एक प्लेंटिफ ने डाला है, एक क्रॉस क्लेम डिफेंडेंट ने डाला है, ठीक है। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, मान लो अगर सेट ऑफ का सूट डिसमिस हो गया, ठीक है, या स्टे हो गया, तो काउंटर क्लेम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पे उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, वो अकेला ही काफ़ी है, ठीक है। तो इट शैल बी डिसाइडेड ऑन मेरिट्स, उसको प्रॉपर उसकी हियरिंग होगी, मेरिट्स पे उसको डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। और डिक्री पास की जा सकती है इन फेवर ऑफ डिफेंडेंट अलोन, ठीक है। तो सेट ऑफ अगर फाइल किया गया है, दूसरी तरफ से काउंटर क्लेम फाइल किया गया है, तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है सेट ऑफ के स्टे होने पर। तो काउंटर क्लेम में कोर्ट जजमेंट पास करता है दो मैटर्स के ऊपर, ओरिजिनल क्लेम को लेके और जो डिफेंडेंट का काउंटर क्लेम है उसको लेके, ठीक है। रूल 7 डिफेंस और सेट ऑफ फाउंडेड अपॉन सेपरेट ग्राउंड्स। तो यहाँ पे क्या बात की गई है, डिफेंडेंट जिन भी चीज़ों के ऊपर अलाई कर रहा है, ठीक है, जो मान लो प्लेंट का पार्ट नहीं थी, ठीक है, या कोई डिफरेंट ट्रांजेक्शन का पार्ट है, ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस, सेट ऑफ ऑन ग्राउंड ऑफ काउंटर क्लेम, ठीक है, जो सेपरेट है, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें हैं या डिफरेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, जो प्लेन के साथ मैच नहीं कर रही चीज़ें, तो वो क्या करेगा, उनको भी स्टेट करेगा, ठीक है। एज पार एज में भी सेपरेटली एंड डिस्टिंक्टली, सेपरेटली जैसे मान लो प्लेन की ये सारी चीज़ें थी, ठीक है, इनका तो उसने लिखा ही लिखा है आंसर, प्लस उसने सेपरेट ये दो पॉइंट्स भी अलग लिखे हैं, उनको भी स्टेट करेगा वो। क्या नए डिफेंस के ग्राउंड्स लेके आए जा सकते हैं, यस लेके आए जा सकते हैं। रूल 8 कहता है न्यू ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस विच हैज अराइजन आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, सूट इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है, प्लेंटिफ ने फाइल कर दिया डिफेंडेंट के अगेंस्ट, अब प्लेंटिफ ने कोई चीज़ की है, ठीक है। तो यहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद और द प्रेजेंटेशन ऑफ रिटन स्टेटमेंट या रिटन स्टेटमेंट उसके देने के बाद, ठीक है, क्लेमिंग अ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में बी रेज्ड बाय द डिफेंडेंट और प्लेंटिफ एज द केस में बी इन हिज रिटन स्टेटमेंट, तो उनको भी क्या किया जा सकता है, उसमें क्लेम किया जा सकता है, ठीक है। रूल 9 सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स। तो सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स क्या है हमारी, सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स मीन्स जो पहली जो चल रही हैं चीज़ें, उसके अलावा कोई नई चीज़ें आ गई हैं, नई नया जो फैक्ट है, नई स्टोरी है, या मान लो नई पार्टीज को ऐड किया, या जो सेट ऑफ हुआ था, ठीक है, उस फैक्ट को ऐड किया, या फिर काउंटर क्लेम फाइल किया, ठीक है। अब सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स शुरू होगी, नई चीज़ें आ रही हैं बीच में केस में। No pleading subsequent to the written statement of a defendant other than by way of defense to set off or counterclaim shall be presented। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी नई चीज़ ऐड करनी है, तो वो कितने टाइम के पहले पहले करनी है, सब रिटन स्टेटमेंट को फाइल करने से पहले पहले, ठीक है। इसके बाद आप नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे सेट ऑफ और काउंटर क्लेम को बाहर रखा गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी कैसे, आपको कोर्ट की परमिशन चाहिए विद द लीव ऑफ कोर्ट एंड अपॉन सच टर्म एज द कोर्ट थिंक्स फिट, बट द कोर्ट में एट एनी टाइम रिक्वायर रिटन स्टेटमेंट और एडिशनल रिटन स्टेटमेंट फ्रॉम एनी ऑफ द पार्टीज। कोर्ट क्या कर सकती है कि किसी भी पार्टी से, जैसे मान लो ये प्लेंटिफ है, ठीक है, ये डिफेंडेंट है, प्लेंटिफ का कोई अमाउंट है वो सेट ऑफ कर देगी, ठीक है, वो चीज़ें ऐड कर सकती है। यहाँ पे मान लो काउंटर क्लेम को कोर्ट ने अलाउ कर दिया था, तो काउंटर क्लेम की जजमेंट आ गई, ठीक है, उस चीज़ के लिए वो प्लेंटिफ से जवाब मांग सकती है, या इसके अलावा कोई भी एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट। एक बार डिफेंडेंट ने जमा करवा दी रिटर्न स्टेटमेंट, कोर्ट को लगता है कि नहीं अब नया पॉइंट ऐड हुआ, मान लो नया डिफेंडेंट आया कोई, ठीक है, तो यहाँ पे अगर डिफेंडेंट आया नया, तो ऑफकोर्स, ठीक है, दूसरे डिफेंडेंट्स का भी हो सकता है कि आंसर चेंज हो उसके आने से, प्लेट अमेंड हो सकती है, ठीक है। तो प्लेट अमेंड हुई है, तो डिफेंडेंट्स का आंसर भी हो सकता है अमेंड हो, ठीक है, तो इस वजह से अमेंडमेंट एप्लीकेशन को अलाउ किया जा सकता है। तो कोर्ट क्या कर सकती है, रिटन स्टेटमेंट या एडिशनल रिटन स्टेटमेंट जो रहने वाली है, अलग जवाब कोर्ट को चाहिए, नई कोई चीज़ अराइज हुई है, न्यू ग्राउंड आया है कोई, ठीक है, उसके लिए अलाउ कर सकती है फ्रॉम एनी ऑफ द पार्टीज एंड फिक्स टाइम ऑफ नॉट, लेकिन यहाँ पे टाइम कितना दिया गया है एडिशनल रिटन स्टेटमेंट देने का, 30 डेज दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा केस है। मान लो अगर इस केस में बात की गई है, ठीक है, उड़ीसा हाई कोर्ट में, कि अगर मान लो प्लेन में अमेंडमेंट की गई, ठीक है, ए ने केस डाला था, ठीक है, बी और सी के अगेंस्ट, ठीक है, इसने प्लेन को अमेंड करवा के डी को भी पार्टी बना दिया, ठीक है, डी अब नई पार्टी है, तो यहाँ पे हो सकता है
बी और सी का जो आंसर चेंज हो जाए डी के आने से, ठीक है, कि हो सकता है कि डी ही ज़्यादा फॉल्ट पे हो इनका, ये जो को डिफेंडेंट है। तो यहाँ पे प्लेन जो अमेंड हुई है तो इनका आंसर भी अमेंड हो सकता है, ठीक है, अमेंड होगा। डी अपना नया, ठीक है, नई रिटर्न स्टेटमेंट डालेगा, फ्रेश रिटर्न स्टेटमेंट डालेगा, तो ये भी अपना न्यू एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट डाल सकते हैं, ठीक है। तो रूल 10, प्रोसीजर व्हेन पार्टी फेल्स टू प्रेजेंट रिटन स्टेटमेंट कॉल्ड बाय कोर्ट। अगर मान लो यहाँ पे सिंपल ऑर्डर 8 की बात की गई है कि अगर प्लेंट का आंसर देने नहीं आया, वो कोर्ट में समन हो गया, ठीक है, विद इन 30 डेज, विद इन 90 डेज वो नहीं आया कोर्ट में डिफेंडेंट, तो अब कोर्ट क्या करने वाली है, रिटर्न स्टेटमेंट आपने नहीं दी तो कोर्ट क्या करेगी, एक्स पार्टी डिग्री पास कर देगी, ठीक है, वेयर एनी पार्टी फ्रॉम होम रिटर्न स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड, और वो नहीं आया तो कोर्ट क्या करेगी, उसके अगेंस्ट जजमेंट पास कर देगी, ठीक है। तो बाद में क्या होएगा, डिक्री ड्रॉन अप कर दी जाएगी, ठीक है, उसके अगेंस्ट एग्जीक्यूट कर दी जाएगी, ठीक है। तो रूल 10 हमारा एक्स पार्टी डिक्री के बारे में बात करता है। तो एक्स पार्टी डिक्री का कंसेप्ट यहाँ पे आया है, इवन की एक्सप्रेसली नहीं मेंशन किया गया, लेकिन एक्स पार्टी डिक्री का आइडिया यहीं से आता है, ठीक है। तो ये हमारा केस है। तो ये प्रोवाइजो क्या कहती है, नो कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर टू एक्सटेंड द टाइम प्रोवाइडेड अंडर रूल 1 ऑफ दिस ऑर्डर फॉर फाइलिंग द रिटन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या 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 कहा गया है कि कोई भी कोर्ट क्या कर सकती है, अपना टाइम एक्सटेंड नहीं करेगी जितना भी मेंशन किया गया है, ठीक है। रिटन स्टेटमेंट अगर आपको 30 डेज में फाइल करनी है 30 डेज में करनी है, 90 डेज का अगर कोर्ट ने टाइम दिया तो 90 डेज, ठीक है, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं किया जाएगा, ठीक है, टाइम को एक्सटेंड करने के लिए। तो ये हमारा केस है, इट इज़ डिस्क्रिशनरी रूल फॉर कोर्ट टू प्रोनाउंस एनी जजमेंट और ऑर्डर विच कंसीडर जस्ट। तो यहाँ पे क्या है, कोर्ट तभी उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट जजमेंट पास करेगी अगर कोर्ट को लगता है कि नेचुरल जस्टिस फॉलो हुआ, उसने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी उसको आने की, 30 डेज दिए, 90 डेज दिए, 120 डेज भी दिए, ठीक है, लेकिन वो नहीं आया, ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट उसने नहीं सबमिट करवाई, तो वो एक्स पार्टी डिग्री पास करेगी। अदरवाइज कोर्ट को लगता है, ठीक है, कोर्ट की डिस्क्रिशन है, कोर्ट को लगता है कि मान लो समन नहीं इसको प्रॉपर सर्व हो रहे, ठीक है, या डिफेंडेंट को अभी पॉइंट ही नहीं समझ आ रहे कि कौन कौन सी चीज़ें उसको लेके आनी है, ठीक है, या फिर मान लो कोर्ट को लगता है कि डिफेंडेंट थोड़ा सा हो सकता है कि काउंटर क्लेम फाइल कर सकता है, तो ये कोर्ट की डिस्क्रिशन रहेगी, अगर वो नहीं भी पास करना चाहता तो ना करे, ठीक है। अदरवाइज अगर विद इन टाइम पीरियड नहीं आता तो डिफेंडेंट के लिए एक पीनल प्रोविजन रहती है कि उसको आना चाहिए, ठीक है, इतने टाइम के बीच बीच आ जाए, नहीं तो उसके अगेंस्ट ये चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। अदरवाइज कोर्ट के लिए ये डिस्क्रिशनरी पावर है, अगर वो जजमेंट पास करता है तो कर दे, नहीं करना चाहता, उसे लगता है कि अभी और उसको जेन्युइन रीज़न हो सकता है, सफिशिएंट टाइम देना चाहिए, तो वो भी दे सकता है, ठीक है। कोई भी जजमेंट कोर्ट पास कर सकता है, एनी जजमेंट और ऑर्डर, कोई भी जजमेंट और ऑर्डर पास कर सकता है प्लेंटिफ के फेवर में, डिफेंडेंट के फेवर में, किसी के भी फेवर में जो कोर्ट को सही लगता है, ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने जो रिटन स्टेटमेंट के जो भी पॉइंट्स थे, ठीक है, सारी चीज़ें वो मैंने समझा दी हैं यहाँ पे, बेयर लैंग्वेज या अदर को कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए जो नीड थी वो सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में। इसके अलावा आपको लगता है कि कोई और चीज़ें समझाने वाली या कुछ पेंडिंग है तो वो भी आप बता सकते हो। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सब्सक्राइब कर लीजिए और लॉ क्लासेस को। धन्यवाद।